एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हिमलता वर्मा HC² हिमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के अपर रूप। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, यानी कि अपर रूप क्या होते हैं। और ये चैप्टर हमारा कार्बन से रिलेटेड है, इसलिए हम डिटेल में क्या पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, यानी कि हम कार्बन के अपर रूप पढ़ेंगे। और उसमें से जो फर्स्ट है, जो हमारे सिलेबस में है, वह है डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है ठीक कि हीरा क्या होता है, लेकिन अब उसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वह किस तरीके से बनता है, तैयार होता है, तो उसमें जितने और उसके कितने सारे यूजेस होते हैं। कि आपने अभी तो ज्वेलरी के बारे में ही पता होगा, इसके अलावा भी उसके और क्या क्या यूजेस होते हैं वह आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टोटल थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो हम उसे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम आर बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो अगर हम अपनी लास्ट क्लास में वापस जाएं, जहां हमने आपको डायमंड का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, तो आपको याद होगा हमने एक कार्बन एटम को हमने कितने कार्बन एटम से अटैच किया था, 4 अदर कार्बन एटम से अटैच किया था। और हमने वहां पे जो स्ट्रक्चर बनाया है वह कैसा है, रिजिड। रिजिड यानी कि दृढ़, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं उसे, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। 3 डायमेंशनल है, यानी कि वह 3D है। वह जैसे कि हमारे घर में पंखा चलता है, सीलिंग फैन चलता है, बिल्कुल उसी के जैसा आपको दिखाई देगा कि वह छत से पहले टंगा हुआ है, फिर वहां पे 3 अलग अलग डायरेक्शंस में उसके जो कार्बन एटम्स हैं वह लटके हुए हैं, फिर देन अगेन उस तरह से लटके हैं। तो वह कैसा है, वह एक 3D स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, टेट्रा मीन्स होता है 4, तो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है कि वहां एक कार्बन से 4 कार्बन एटम्स को अटैच किया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से कि हमारा एक कार्बन एटम है, उससे हमने 4 कार्बन एटम्स को अटैच किया है, तो उसे कि हम क्या कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल। इट्स बॉन्ड एंगल इज 109.5, यानी कि 109.5 डिग्री उसका एंगल है, बिल्कुल फिक्स्ड है। सभी कार्बन एटम्स जो हैं वह इसी एंगल पे एक दूसरे के साथ में अटैच्ड हैं। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यह क्या है, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म है। इससे ज्यादा प्योर और कोई भी दूसरा कार्बन का जो एलोट्रॉप है वह नहीं है, यह कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है। इट्स बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रम। तो और उसकी जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाते समय एक लेंथ फिक्स कर ली थी 2 सेंटीमीटर की, ऐसे ही इसकी जो रियल बॉन्ड लेंथ है वह कितनी है, 1.54 एंगस्ट्रम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हम यहाँ पर वीडियो में आपके साथ में अपनी क्लास में शेयर कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट को प्लीज छोड़े नहीं, स्किप नहीं करना है आपको। ये जो एंगस्ट्रम है वह क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट करने की यूनिट है। जैसे हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, डेसीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, ऐसे ही एंगस्ट्रम क्या है, वह भी एक मेजर यूनिट है मेजरमेंट करने की, जहां पे 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। माइनस का मतलब क्या है कि यूनिट बहुत छोटी है, और वो भी माइनस में 10 पावर है। इट मीन्स कि वह बहुत बहुत छोटी यूनिट होती है, जिसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते उस डिस्टेंस को, इतनी छोटी है। इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, और यह क्या है, अब तक का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, यानी कि एक हार्ड, एक कठोर चीज है। इससे ज्यादा अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने नहीं फाइंड किया है, यह अब तक की हार्ड सब्सटेंस होता है। इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि इसमें करंट पास नहीं होता है। अब वह क्यों नहीं होता है, बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, राइट, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। और 4 वैलेंसी होती है, और हमने वहां पे 4 कार्बन एटम्स को ही अटैच किया है। यहाँ पे जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है। आपको सभी दिख रहे हैं कि क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड्स है, किसी के बीच में भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हमने
नहीं लगाया है। तो देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता किसी के बीच में तो हमें पता चल जाता कि हमने 4 बैलेंसेस को पूरा करने के लिए हमने उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लगाया है। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है, 4 ही बैलेंसी होती है, 4 ही हमने कार्बन एटम्स को अटैच किया है। इट मीन्स कि यहाँ पे सभी जो कार्बन एटम्स हैं वह बिजी हैं, कोई भी फ्री नहीं है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 3843 केल्विन, यानी कि 3843 केल्विन होता है। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो वह 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या, अगर हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर पर कार्बन को रख दें तो वह पिघल जाएगा। और पिघलने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डायमंड होता है वह क्या होता है, उसके अंदर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा था। सब्लिमेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट देते हैं और हीट देने पर डायरेक्ट वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम डायमंड को इस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वह क्या होता है, वह भाप बनकर उड़ जाता है, स्टीम बनकर उड़ जाता है। चलिए हिंदी में देखते हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। हमने एक कार्बन एटम लिया था और वहां से हमने 4 कार्बन एटम्स को अटैच किया था या कार्बन परमाणुओं को अटैच किया था, जोड़ा था, जिससे एक दृढ़ 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, जैसे मैंने आपको बताया आपके घर की छत में जो पंखा लगा हुआ है वह कैसा है, 3 डायमेंशनल है। वह वैसा ही क्या है, एक दृढ़ यानी कि स्ट्रॉन्ग। उनके बीच में जो बॉन्ड है वह एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। सभी कार्बन एटम्स बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं। और फिर 3 आयामी और चतुष्फलकीय है। और आपने देखा कि उसके कितने फलक है, उसके 4 फलक हैं। हमने आपको स्ट्रक्चर भी थोड़ी देर पहले बना करके दिखाया था कि वहां पर हमने एक कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम को अटैच किया है, यानी कि वहां पे हमने 4 फलक बनाए हैं, इसलिए हम उसे चतुष्फलकीय संरचना कह रहे हैं। और इसका जो बंद कोण है वो 109.5 डिग्री का होता है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। शुद्धतम यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा शुद्ध कार्बन का कोई आपको दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। इसकी जो बंद लंबाई है वह 1.54 यानी कि 1.54 एंगस्ट्रम है। बहुत सारे बच्चों को डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद के डिजिट्स को पढ़ना नहीं आता है। वह उन्हें इसको जैसे 54 पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, उन्हें हमें सिंगल ही पढ़ना होता है। तो इसे 1.54 या 1.54 एंगस्ट्रम कहेंगे। यह अब तक का ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, यानी कि अभी तक इससे ज्यादा हार्ड कोई भी चीज हमारे पास में नहीं है। यह विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक का अर्थ क्या होता है कि उसके अंदर जो लाइट है वह पास नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो आपने देखा होगा ना, जब किसी को करंट लग जाता है तो हम क्या लेते हैं, एक सूखा डंडा लेते हैं, लकड़ी का डंडा लेते हैं और हम उससे उसे मार मार के छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या है, विद्युत का कुचालक है। और वह भी क्या है, एक प्रकार का कार्बन है, फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो वह भी विद्युत का कुचालक है। और वह ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी जो कार्बन एटम है वहां पे उसकी जगह खाली नहीं है। हमने सभी की जगह पर कार्बन एटम्स को अटैच किया है, इसीलिए वहां पे करंट फ्लो नहीं होता है, यानी कि वह विद्युत का कुचालक है, उसमें करंट पास नहीं होगा। इसका गलनांक 3843 केल्विन है। और डिग्री सेंटीग्रेड में हम बात करें तो यह 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है या सेल्सियस है। यदि इतने टेम्परेचर पर हम अपने हीरे को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वह भाप बनकर उड़ जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया यह कौन सी क्रिया होती है, यह ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं और वह सीधे भाप बन के उड़ जाए, भाप बन जाए, तो वह क्या होता है, हम उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे ही हमारा हीरा होता है। गलनांक का मतलब क्या है, किसी चीज का गल जाना, मेल्ट हो जाना, पिघल जाना। तो ऐसे ही हीरा पिघल करके भाप बन जाता है और उड़ जाता है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा डायमंड है, हीरा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उसके गुण क्या होते हैं। इट इज अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलिन, सॉलिड। इट इज अ कलरलेस यानी कि पारदर्शी और
इसका कोई कलर नहीं होता है। इट इज अ कलरलेस मीन्स कि इसका कोई कलर नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलिन, और ये सॉलिड होता है। ये सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है। तो हिंदी में हम कहेंगे यह रंगहीन, पारदर्शी, क्रिस्टलीय, ठोस है। सेकंड है डायमंड बिकम्स ट्रांसपेरेंट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑन द लेयर्स ऑफ कोल। यानी कि जो हमारा कोल है वह कहाँ मिलता है, हमें कोल माइंस में मिलता है। और जो कोल माइंस होती हैं वह कहाँ होती हैं, रॉक्स के नीचे होती हैं। कहाँ होती हैं, चट्टानों के नीचे होती हैं। कि ये इस तरह से एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक, इस तरह से रखे हुए होते हैं। और उसमें फिर बहुत सारा प्रेशर जो होता है वो जो नीचे हमारा कोल माइंस के अंदर डायमंड होता है उस पर पड़ता है। और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, वह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हिंदी में देखते हैं, कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। यानी कि सेम फिर से वही कहते हैं कि जो चट्टानें होती हैं उनका जो दबाव होता है वह हमारे हीरे को पारदर्शी बना देता है। वह तो क्या होता है, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत नीचे के हिस्से में जो माइंस होती हैं उनके अंदर होता है। लेकिन जो भारी भारी जो हमारी चट्टानें होती हैं उनके जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से यह पारदर्शी हो जाता है। स्पेशल कलर्स आर फाउंड इन डायमंड ड्यू टू इम्प्योरिटीज। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कलर्स नहीं होते हैं, लेकिन कौन से कुछ स्पेशल कलर्स हैं जो होते हैं। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होती है, कुछ मिक्सिंग होती है। यानी कि कुछ दूसरे हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है और इफेक्ट की वजह से उनके अंदर कलर आ जाते हैं। हिंदी में देखते हैं, अशुद्धियों के कारण हीरों में विशेष रंग पाए जाते हैं। यानी कि जो भी केमिकल होगा उसका जो भी कलर इफेक्ट आता है या कि जो भी उसका पिगमेंट होता है, किसी भी चीज़ के अंदर कलर किस वजह से आता है कि उसके अंदर कौन सा केमिकल अवेलेबल है और वह किस तरीके का पिगमेंट देता है या कलर देता है, उसी के कारण उसमें वही रंग पाया जाता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि अशुद्धियों के कारण हीरों में विशेष रंग पाए जाते हैं। फोर्थ है, प्योर कार्बन ट्रीटेड एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर डायमंड कैन बाय सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग इट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में प्योर फॉर्म का कार्बन है तो हम उसे वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर करके और टेम्परेचर दे करके खुद से भी हम डायमंड्स को बना सकते हैं। शुद्ध कार्बन को हिंदी में देखते हैं, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक दाब एवं ताप, यानी कि बहुत ज़्यादा हमने उस पर दाब डाल दिया कार्बन के ऊपर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया और उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हीरों को संश्लेषित कर सकते हैं। यानी हम खुद से हीरे बना सकते हैं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपने देखा कि ये क्या है कि हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। डायमंड पर हम हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, यानी कि वह अपने अंदर बहुत सारी हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हिंदी में कहेंगे यह ऊष्मा का अच्छा चालक है। 6 है, इट इज़ अ हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड मीन्स आप जानते हैं बहुत ज़्यादा कठोर, और ब्रिटल मीन्स होता है कि अगर आप किसी चीज़ पर वार करते हैं, चोट करते हैं तो वह टूट जाती है, टुकड़ों में बिखर कर टूट जाती है। सो इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हिट। तो जैसे ही आप इस पे हिट करेंगे, चोट करेंगे या वार करेंगे तो यह टूट जाती है। यह दृढ़ एवं भंगुर है। दृढ़ यानी कि हार्ड, कठोर है, मजबूत है, और भंगुर यानी कि ब्रिटल, और ब्रिटल यानी भंगुर। और इसका क्या अर्थ है कि अर्थात चोट मारने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। अगर हम हीरे पर चोट करेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7, दिस ग्लो इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड द डायमंड सेवरल टाइम्स। यानी कि डायमंड के अंदर जो हमें इतनी चमक दिखाई देता है, इतना शाइनी दिखाई देता है, इसकी वजह से हमें वो बहुत पसंद होता है। वह किस लिए होता है कि हमें उसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस कराना होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो बार बार कराया जाता है, जिसकी वजह से जो हीरा है बहुत ज़्यादा चमकने लगता है।
यह चमक हीरे के भीतर प्रकाश के कई बार परावर्तन के कारण होती है। आपको हमने ऑलरेडी जो लाइट चैप्टर है उसे पढ़ाया है, और अगर आपने वह चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और लाइट के बारे में काफ़ी कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो हमने वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन करना दिखाया था कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो प्रकाश के कई बार परावर्तन, तो बहुत ज़्यादा बार हम बार बार परावर्तन कराते हैं, जिसकी वजह से जो हीरा है वह चमकने लगता है। It directly changes from solid to vapor upon heating at high temperature about 3500 degrees C in the absence of air। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो हमारा डायमंड होता है उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वह सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास यहाँ डायमंड में होता है, और वह क्या होता है, वेपर में, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसकी क्या है, एक शर्त है, शर्त यह है कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, यानी कि वहाँ पे एयर नहीं होनी चाहिए। ऐसा सिर्फ तभी होता है। हिंदी में देखते हैं, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर, उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। कितना है, लगभग 3500 डिग्री सी है। और ऐसा इस टेम्परेचर पर गर्म करने पर वह सीधे ठोस से वाष्प में बदल जाता है। वाष्प यानी कि भाप में बदल जाता है, उड़ जाता है। उसे कब होगा, जब वहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि वायु की अनुपस्थिति होगी। ऐसा सिर्फ तभी होता है। तो फिर ऐसा क्या होगा, अगर वायु होती तो क्या होता। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। यानी कि अगर उसी हाई टेम्परेचर पर हम फिर से गर्म करते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमारी जो एयर है वो मौजूद है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। वायु देखिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है, आप सभी को पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, और उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी पाई जाती है। और जो हमारा डायमंड है वह क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो ये हो गया हमारा C+O2, और क्या बना, CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में डायमंड के क्या क्या यूज है, या वह किन किन इस्तेमालों में आता है। और हिंदी में हम कहते हैं हीरे के उपयोग। तो सभी जानते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि भाई ज्वेलरी बनाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि डायमंड का हमारे लाइफ में क्या यूज है, कि वह ज्वेलरी में लगाया जाता है। तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, हिंदी में कहेंगे आभूषणों के निर्माण में। तो अच्छे से याद रखें, ज्वेलरी को क्या कहते हैं, आभूषण कहते हैं। और आप इसे और भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि आभूषण बनाने में हीरे का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। सेकंड है एज अ कटर इन कटिंग ग्लास, यानी कि जो ग्लास होता है, कांच होता है, उसे काटने के लिए भी कटर के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कांच को काटने के लिए हीरे की जरूरत पड़ती है। और कांच ही नहीं, जो खुद डायमंड होता है उसे कट करने के लिए भी डायमंड की ही जरूरत होती है। इन रॉक एंड स्टोन कटिंग मशीन्स, यानी कि रॉक यानी कि चट्टान, स्टोन यानी कि पत्थर। तो हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर होते हैं उन्हें काटने के लिए जो मशीन बनाए गए हैं, उस मशीन में भी हम किसका यूज करते हैं, डायमंड का, हीरे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इन मेकिंग फोनोग्राम निडल्स। फोनोग्राम क्या होता है, निडल मीन्स सुई। तो जो फोनोग्राम निडल होती है, आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो फिल्में हुआ करती थी, जब उनमें गाना बजता था, कोई अपने घर में गाना बजाता था, तो वहाँ पर एक बड़ी सी सीडी होती थी। कैसी होती थी, एक बहुत बड़ी सी सीडी होती थी। जैसे हमारे यहाँ पर छोटी छोटी सीडीज होती हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी, जो एक बड़ी प्लेट होती है, उतनी बड़ी सीडी होती थी। और वह सीडी को उस फोनोग्राम पर रखा जाता था, और
फिर उस पर एक डंडी को, जैसे कि ये हमारा पेन है और ये हमारा इस तरीके से सीढ़ी है, उस पर ऐसे पेन रख दिया जाता था, एक पेन जैसा कुछ होता था। और उस पेन में जैसे हमारे यहाँ पे निडल, जैसे हमारे यहाँ पे ये टिप बनी हुई है जिससे हम लिखते हैं, ऐसे ही वहाँ पर क्या होता है, उसमें एक डायमंड लगा होता है और जब हम उसे ऐसे रख देते हैं तो वह हमारी सीढ़ी से बार बार टकराता है और जब वह चलता है, टकराता है, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि वह उसमें से हमें गाना बजा हुआ सुनाई देता है। और उसी को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता था। और हमने यहाँ पे जो काफ़ी कुछ डायमंड के बारे में पढ़ा है। और एक नोट करने वाली चीज़ कि जो डायमंड होता है वह कैसे नापा जाता है, तो उसकी जो जब हम उसे कैरेट में मेजर करते हैं, 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 mg, mg मीन्स मिलीग्राम। तो अगर हम डायमंड को मेजर करते हैं कैरेट में, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 कैरेट डायमंड होता है वो 200 मिलीग्राम यानी कि 200 मिलीग्राम होता है। तो इस क्लास में हमने डायमंड को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो उसके पॉइंट्स थे उन सभी को बताया है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।